वेलकम बैक। और नज़ला ज़ुकाम में जो आजकल एडिनो वायरस के बारे में काफ़ी सुनने में आ रहा है कि जी वो वायरस फैला हुआ है। अब ये कौन सा सॉरी वायरस है और इसकी क्या अलामात हैं, इसका क्या रिजॉल्व है, ये सब हम मालूम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली मौजूद हैं, मेडिकल फिजिशियन है, स्पोक्स पर्सन है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन JPMC के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये एडिनो वायरस क्या है? जिस तरह ये नाम से ज़ाहिर होता है कि एडिनो वायरस ये एक वायरस है जो कि अमूमन सर्दियों में ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन इसकी होती है एक बंदे से दूसरे बंदे में। और मोस्टली ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि हमारे फेफड़े लंग्स हैं, सांस की नालियों को अफेक्ट करता है। बेसिकली हमारे पास कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि जिसमें खांसी, नज़ला, नेज़ल कंजेशन, सोर थ्रोट, गले में खराश, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, बुखार के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ये है कि एहतियाती तदबीर लाजमी करनी चाहिए। आजकल मैं चाहूँगा कि आपके नाज़रीन को बताऊँ कि जिस तरह कोविड में हमने एहतियात किया था, बिल्कुल सेम ये भी इसी तरह की एक वायरल डिजीज़ है जो कि आपकी एयरबोर्न तस्वुर की जाती है। आप जब भी एक तो बिला वजह घर से बाहर ना निकले, जिस भी पेशेंट को ये सिम्टम हो तो वो घर में ही स्टे करे, 3 से 5 दिन आराम करे। और इससे क्या होगा कि एक तो वो दूसरों को कम्युनिकेट नहीं करेगा वायरस। और कहीं भी आपने, जिस तरह हम लोग जाते हैं ATM मशीन में, कहीं पर भी हमारी कम्युनिकेशन गैदरिंग होती है पब्लिक में, तो हम एहतियात नहीं करते। हैंड वॉश लाजमी करना चाहिए, सैनिटाइजेशन करनी चाहिए। कांटेक्ट से ये फैलता है। आपने वही जो आपके हैंड्स पर अगर वायरस लग गया और आपने वो नोज़ पे टच किया, कहीं भी टच किया, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा, सही। तो डॉक्टर साहब, अब हमारी जॉब्स हैं जिसमें लाइव शोज़ हैं, ना सिर्फ मैं, मेरी टीम, कोई भी छुट्टी नहीं कर सकता। और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ ना छुट्टी हो सकती है, ना इंसान उस तरह से घर में अपने आप को बंद कर सकता है। लोगों की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो हमने नोट किया है, माहौलियाती आलूदगी तो अपनी जगह है ही है। और लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन का, अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। आप जब तक सेहतमंद ही नहीं होंगे, आपकी न्यूट्रिशन ही अच्छी नहीं होगी और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल कोई भी छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से भी, खुदा न खास्ता, कोई भी इंसान वो कैच कर सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि अपने आप को टाइम दें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अपना डाइट एक अच्छी रखें और इम्यूनिटी बेहतर करें। इम्यूनिटी बेहतर करें। इम्यूनिटी बेहतर करने की कौन सी ग़िज़ा है? देखिए, आपके पास हम लोग जंक फूड आजकल ज़्यादा खा रहे हैं लोग, बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा आजकल रुझान पैदा हो गया, जो कि हम लोग बिल्कुल इसको डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को। आप खाएं क्या, फ्रूट क्या खाए, ना खाएं, ये तो जाहिर बिल्कुल। है, इस पे काफ़ी बात होती है। क्या खाएं जिससे इम्यूनिटी बेहतर होगी? इम्यूनिटी, एप्पल का आपने सुना होगा कि जो भी बंदा एप्पल दिन में एक एन बार खाता एप्पल अ तो डे वो कीप्स अ डॉक्टर अवे। कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एप्पल आपकी एक ऐसा फ्रूट है कि इसमें विटामिन C और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जात उसमें पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके अलावा अनार हो गया, काफ़ी जितने भी फ्रूट्स हैं, अल्लाह पाक ने हर फ्रूट में कोई ना कोई आपकी इम्यूनिटी के लिए उसमें विटामिन्स और अच्छे मादनियात रखे होते हैं। तो फ्रूट आपको खानी है, वेजिटेबल खानी चाहिए। आजकल की सर्दियों के हवाले से, सर्दियाँ उमूमन वैसे ख़त्म होने पर हैं, लेकिन गर्म मशरूबात, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। वाटर की कंटेंट आपकी बॉडी में वैसे भी 60 to 70% हमारे ह्यूमन बॉडी की जो कंपोजिशन है वो वाटर से बनी होती है, फ्लूइड से। तो पानी की मिकदार आपकी पूरी होनी चाहिए। हम लोग ये भी एक गलती करते हैं कि काम में इतने बिजी होते हैं कि हम पानी पीते पानी ही नहीं नहीं पीते। है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तमाम वायरसेस जो होते हैं और नज़ला ज़ुकाम जो होता है, इसमें फिर हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। यही रिजॉल्व है या कोई और भी हल है इसका? नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अगर एक फ़ीवर जैसे ही हमें होता है तो हम एक दिन का भी वेट नहीं करते, बिल्कुल भी उसको टॉलरेट नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते और हम अपने आप से ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। और ये एक बड़ी डेंजरस सूरत हाल इख्तियार कर गई है कि उस दिन हमने एक रिपोर्ट देखी ब्लड CS की, जो कि AKU से हुई थी, जिसको हम मुस्तनद भी मानते हैं। छोटा बच्चा था, अमूमन कोई उसकी एज 10 से 12 साल थी, जिसमें सारे बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट थे। अच्छा। ये हमारी अपने, और एक तो क्वेकरी इतनी बढ़ गई है कि लोग छोटी सी चीज़ में एंटीबायोटिक उसको लगवा देते हैं। तो एंटीबायोटिक वायरस का इलाज नहीं है। वायरस एक अपना एक टाइम पीरियड उसका होता है, जिस तरह एडिनो वायरस का आपने जिक्र किया, तो 3 to 5 डेज़ में अमूमन ये सबसाइड हो जाता है, जो भी सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता वो सबसाइड ना हो, फीवर ना जाए और रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो, रिवर्स हो रही है, तो आपको लाजमी अपने डॉक्टर को, मालिश को दिखाना चाहिए। अपनी अगर तरफ दो से कोई तीन भी दवाई दिन नहीं लेनी गुजर चाहिए। जाएं और आप
नहीं सही हो रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अब कोई भी, मैं बहुत कम ही लोग देखती हूँ जो खुद से सही हो रहे हैं, वरना तो चीज़ें ख़राब ही होती जाती हैं, सिचुएशन डिटोरिएट होती जाती है। जी, उसकी एक वजह यही है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एक तो हमारे मुआशरे में जिस तरह मैंने कहा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जी हवा में पहले की जैसे आप बाहर निकले तो हवा भी आलूदा, आप उसमें स्मोक के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, डस्ट जो है कंस्ट्रक्शन ठीक, वर्क चल रही होती है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी मोहम्मद आमिर मैं साहब। देसी वायरस से देखें अभी गुजर रहा हूँ, लेकिन ये बगैर दवाओं के 2 से 3 दिन में सिर्फ न्यूट्रिशन और वर्जिश वगैरह सही हो गया। तो ये सबके लिए देखें, एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि आप बच्चों को एंटीबायोटिक ना दें। और दूसरी जगह सबसे जो बड़ी वजह है वो है देखिए आपकी एयर पॉल्यूशन। हमारे मुल्क में देखें उसके आगे बेबस बन जाते हैं कि जो इंडस्ट्रीज का धुआं आता है, जो देखें व्हीकल्स का धुआं आता है, सबसे बड़ी वजह ये है। हर दूसरे दिन हर साल आपके पास देखिए नया वेरिएंट आ जाता है किसी न किसी वायरस का। ठीक, जब तक देखे आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे ये सारे इदारे पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं कि देखें आप चाहें किसी की जी जब नेशनल हेल्थ इमरजेंसी होती है तभी वो इदारे बाहर आते हैं, अदरवाइज तो उनके लिए कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। लेकिन कराची लाहौर में बार बार कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब। और ये जिस तरह इन्होंने बात की कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, ठीक है, अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट में भी डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें बहुत प्योर हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। अच्छी डाइट होने के बावजूद लोगों में वो इम्यूनिटी नहीं है। तो कोई अद्वियात ऐसी हैं, कोई सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है? इस चीज़ को तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी जो नेशनल हेल्थ एडवाइजरी है उसको हमें प्रिस्क्रिप्शन से भी मना किया गया है कि हम उसको पेशेंट्स को अलग ही लिख कर देते हैं। हाँ, दवा नहीं बताएं, आप उसका एलिमेंट बताएं। यानी जिंक की हमें ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, विटामिन सी की ज़रूरत है। मल्टी विटामिन जी आते हैं ये मैं हमारे आपसे पास, पूछ रही हूँ। सिंगल तो आपके पास कम ही आते हैं अमूमन। तो वैसे जो भी आपकी इम्यूनिटी होती है उसमें विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। जिंक आपने बताया, कोई भी जी है कि हमारे म्यूकोजल उसको प्रोटेक्ट करता है, तो जिंक के आपके पास सिरप भी आ रहे होते हैं। लेकिन अगर चेस्ट की आप बात करें तो उसमें विटामिन ए और ई ये सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी बेसिकली आपको लेना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नुसरत कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी अच्छा, मुझे ये पूछना था कि यूजुअली इस तरह का वायरस, क्योंकि हम लोग भी इसका शिकार हैं, तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हैं। एक तो उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था। दूसरा ये कि खासतौर पे जो एस्थमा वाले पेशेंट्स हैं वो ऐसे उसमें मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका फिर क्या वो लोग करेगा ऐसे लोग? ठीक है, ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। जी, एक तो ये एजिथ्रोमाइसिन जो शुरू कर दी जाती है, ये बहुत कॉमन हो गई है कोविड के ज़माने से। इसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, वैसे आपने मुझे मौका दिया ये बात आवाम तक पहुँचाने का। एजिथ्रोमाइसिन आप लोकल क्लिनिक पर जाते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ जो है ना जो हैदराबाद की हमारी हेल्थ डायरेक्टरेट है इस मामले में बहुत वीक है, उसको काम करना चाहिए। और हमारी जो तंजीम है इस पर वर्क भी कर रही है, इनसे हमारा मुतालबा भी है क्विकरी के खिलाफ काम किया जाए। एजिथ्रोमाइसिन को एज ए जनरल इस तरह यूज़ किया जा रहा है कि वो पानी की तरह, और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि रेजिस्टेंस बहुत इख्तियार कर गई है। WHO की तरफ से गाइडलाइन आई है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पाक जितना भी है, इसमें रेजिस्टेंट एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड पाया जा रहा है, जो कि इसी एजिथ्रोमाइसिन चीज़ों के गलत फालतू में यूज़ करने की वजह से है। कहीं पर भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी गाइडलाइंस मौजूद होती हैं कि इस डिजीज़ में अगर ये एंटीबायोटिक आपकी कारामद नहीं है तो हम किसी दूसरे पे जाते हैं, लाजमी नहीं है एजिथ्रोमाइसिन, तो उसको हमने सेव किया हुआ है। सेकंड चीज़ मोहतरमा ने बात की अस्थमा के हवाले से, तो मैं भी बिल्कुल उसी तरफ ही आ रहा था कि ज़्यादतीस के पेशेंट, दिल के आर्जे में जो मुब्तला पेशेंट्स हैं, या जो किडनी के जिनको इशूज़ हैं, डायलिसिस पर हैं या अस्थमा वाले, उनको ये चीज़ें ज़्यादा होती है, तो उनको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। और इस तरह की कंडीशन में वो अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं उन्होंने छोड़नी। ये भी पूछा था कि जो एज़मा के पेशेंट्स हैं वो मास्क नहीं लगा सकते। नहीं, मास्क वो लगा क्या सकते करें? हैं, मास्क लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मास्क इस वजह से नहीं लगाता पेशेंट जब उसकी कंडीशन वर्स होती है, अच्छा, या तो नॉन कंप्लायंट की वजह से या डिजीज़ की सीवियरिटी की वजह से। अगर वो अपने मुआलिज के पास जब भी वो उसे बुलाए वीकली या मंथली,
प्रॉपर वो जाए, अपना फॉलोअप करवाए, चेकअप करवाए और मेडिसिन टाइम से ले, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, ये इसका ख्याल है, वरना ऐसे कोई ऐसा नहीं इशू नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो मास्क भी यूज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ऐसे पेशेंट को हम तो और ज़्यादा उनको मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल। और आजकल अभी आपको लगता है कि मुख्तलिफ वायरसेस हैं तो मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए? मास्क का इस्तेमाल इसलिए भी होना चाहिए कि जो डस्ट एलर्जी है, एक तो आपने वायरसेस का जिक्र किया, उसके साथ साथ हमारे पास अस्थमा की में जो आपके एलर्जिक एलिमेंट भी होता है। तो एलर्जिक में हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क एक स्टार्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट की इन फेलियर्स की वजह से पूरा साल वो चलता रहता है, उसकी वजह से। और फैक्ट्रीज का धुआं, रक्षों का, गाड़ियों का धुआं वो इतना तो है, खैर धुएं उससे और भी डस्ट आपको तो बहुत बचाएगा। है। मास्क से बहुत आपको हेल्प करेगा ये चीज़। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो वायरस है इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है या उससे फीवर जैसी कैफियत होती है? और क्या आपको शिवरिंग होती है, सर में दर्द होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे अगर आप आम वायरस या आम नज़ले ज़ुकाम को इससे डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो एडेनो वायरस में क्या क्या होता है? एडिनो वायरस बेसिकली ये इतना सीवियर होता नहीं है उमूमन। अगर आप फ्लू की तरफ जाएं तो वो थोड़ा सा, वो भी वायरल ही होता है। इन्फ्लुएंजा की तरफ अगर हम जाएं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है, ये इतना सीवियर नहीं होता। सिम्टम्स जो हैं तकरीबन सेम ही होते हैं। इसमें भी आपकी गला आपका ख़राब होता है, सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होती है, कफ़ होती है पेशेंट को, फीवर के साथ प्रेजेंट है। फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है, लो ग्रेड होता है लेकिन हाई ग्रेड भी हो सकता है। और ये अमूमन 3 से 5 दिन में खुद ही रिजोल्व हो जाता है। पेशेंट कंप्लेन के साथ है, उसके लिए जिसमें मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी, आपको रेस्ट करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, गर्म मशरूबात का, आपको स्वेटर वगैरह पहनना है जब भी आप, अभी भी सर्दी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, तो इन अच्छा चीज़ों का। डॉक्टर साहब, रेस्ट करने का वैसे कहते ही क्यों है? उससे क्या होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है रेस्ट करने से? देखिए, आपके जिस्म में जो भी आपके सेल्स हैं ना, उनको आपको रेस्ट चाहिए होता है। जब तक आप उनको रेस्ट नहीं देंगे तो आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए होते हैं जो, जिसकी वजह से आपको फीवर हो रहा होता है। इस वजह से हम मना करते हैं। इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो PSL के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। इस बार एक नए किस्म की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आती हैं, मुख्तलिफ बातें भी होती हैं। सो ओवरऑल क्या इसका इम्प्रेशन है और ओवरऑल ये गेम किस तरफ जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।